कि जो मर्द बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं अपने 20s 30s या 40s में, उनमें 50s में जाकर के प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इस बात में सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें तो एक स्टडी ये भी आई है कि जो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। अच्छा, जो लड़के ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल के विशेषज्ञों का, डॉक्टरों का मानना ये है कि मैस्टरबेशन इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग। ओके। और उससे प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की या कोई भी और किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। ज़्यादा कॉन्डम के इस्तेमाल से या फिर फ्लेवर्ड कॉन्डम के इस्तेमाल से भी प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है वो मर्दों में बढ़ता है। With the use of condom during sexual activity is a recommended thing. ये आवश्यक है और उससे प्रोस्टेट कैंसर होने के कोई चांसेस या कोई इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद जितने भी मर्द हैं वो सभी प्रोस्टेट कैंसर होने के रिस्क पर हैं? अगर हम 100-120 साल तक, अगर जब टाइम आ जाएगा जब हम सब लोग 100-120 साल तक जिएंगे, हम में से हर एक मेल पर्सन को प्रॉब्ली प्रोस्टेट कैंसर होगा। और जो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एज के साथ साथ उसके होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जनरली प्रोस्टेट कैंसर 50 इयर्स प्लस एज में पाया जाता है। कैंसर होने के बाद किसी भी मर्द की जो नॉर्मल जिंदगी है वो पहले जैसी नहीं रहती, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर एक 100% क्योरेबल कैंसर है अगर सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाता है। ओके। और इसके काफ़ी अच्छे एडवांसेस रिसेंटली आए हैं। ब्लड टेस्ट होता है, उसका नाम होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो ज़्यादातर जो है वो हेल्थ चेकअप्स वगैरह का पार्ट होता है। ठीक है। और अगर कोई भी किसी भी 50 ईयर से ज़्यादा मेल पेशेंट या मेल पर्सन को, मर्द को कोई भी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होती है तो ऑलमोस्ट रूटीनली ये टेस्ट सारे यूरोलॉजिस्ट या सर्जन या फिजिशियन रेकमेंड करते हैं। डिफरेंशिएट करें कि हाँ ये वाले जो यूरिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मर्दों में, ये प्रोस्टेट कैंसर के साइंस है। प्रोस्टेट कैंसर के कुछ शुरुआत में इस टाइप के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे यूरिन पास करने में दिक्कत होना या रुक रुक के यूरिन आना। अच्छा। रात को बार बार उठना यूरिन करने के लिए, या यूरिन करने के बाद ऐसी फीलिंग होना कि पूरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, या फिर ऐसी फीलिंग होना कि मैं एकदम यूरिन करने के लिए मैं बाथरूम जाऊं और कंट्रोल ना हो पाना। लेकिन क्यों है रिस्क पर? कि क्या सब में ही कैंसर होगा? कारण क्या है प्रोस्टेट कैंसर होने का? प्रोस्टेट कैंसर का कारण तो टू बी ऑनेस्ट आज तक किसी को पता नहीं चला है। अच्छा, इसका जो प्रोस्टेट कैंसर है वो इतना नहीं ज्यादा फैला हुआ है कि इनमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और इसमें इतना ज्यादा परेशान करे कि इनमें ट्रीटमेंट की जरूरत। प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के अंदर ही है, प्रोस्टेट के बाहर नहीं गया हुआ, तो उसको क्योर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। चाहे आप रोबोटिक सर्जरी करें, चाहे आप रेडिएशन थेरेपी करें, इस बात के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। इंडियन कैंसर रजिस्ट्रीज की डेटा की माने तो आज के समय में इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर की जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जब एक उम्र में जो क्रॉस कर जाते हैं मेन, वो 50 साल के बाद इसके जो केसेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि प्रोस्टेट कैंसर के जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो कई बार पकड़ में नहीं आते, और ऐसे माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि लोग उससे बहुत ही जल्दी नज़रअंदाज कर देते हैं, और मामला जब तक गंभीर ना हो जाए, एकदम लास्ट स्टेज में ना पहुंच पाए, तब तक प्रोस्टेट कैंसर पकड़ में आता नहीं है। तो ऐसे में प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, सिम्टम्स हम समय रहते कैसे पहचान सकते हैं, इसका इलाज क्या है, और इलाज के बाद क्या नॉर्मल जिंदगी पॉसिबल है, ऐसे तमाम सवाल जो हैं वो लोगों के मन में रहते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज के हमने इस पॉडकास्ट को ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम प्रोस्टेट कैंसर के बारे में हर A to Z जानकारी समझने जानने की कोशिश करेंगे। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर गगन गौतम, जो कि चेयरमैन है यूरो ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट मेदांता हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और प्रोस्टेट कैंसर जैसे टॉपिक पर बात करने के लिए, जिसके बारे में आई थिंक लोगों में अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा कम है। लोग जानना तो चाहते हैं बट उनके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर नॉलेज नहीं है कि इसके बारे में कहाँ से जाने, कैसे पता करें, क्या क्या चीज़ें हैं। तो हम पॉडकास्ट की शुरुआत इसी से करेंगे कि बेसिक में आप पहले समझाइए कि प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है और प्रोस्टेट में कैंसर कैसे फैल जाता है। आई थिंक उससे पहले जानने की ज़रूरत है कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है।
प्रोस्टेट ग्लैंड एक करीब आप सोचिए छोटे नींबू के या अखरोट के साइज का एक ग्लैंड होता है जो कि ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है। वो एक इंटरनल ऑर्गन होता है, आप बाहर से उसको देख नहीं सकते, आप उसको फील नहीं कर सकते, लेकिन ओवर द टाइम, ओवर एज के साथ साथ वो साइज जो है उसका वो बढ़ता रहता है। ज़्यादातर सिचुएशन में उसमें कैंसर नहीं होता, पर कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में जो उसका जो ग्रोथ है वो कैंसरस में तब्दील हो जाती है, कैंसर में तब्दील हो जाती है, और उससे जो है वो बीमारी बढ़ने के और शरीर में दूसरी जगह फैलने के, उसकी वजह से सिम्टम्स होने के या सिचुएशन ज़्यादा गंभीर होने के चांसेस भी होते हैं। ओके, तो जैसे प्रोस्टेट के बारे में आपने बताया, तो अगर किसी को समझना हो कि प्रोस्टेट में कैंसर कैसे फैल गया है, तो ये कैसे समझें? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक नॉर्मल एज रिलेटेड फिनोमेनन है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट और प्रोस्टेट कैंसर के बीच में डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। और जो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एज के साथ साथ उसके होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। जनरली प्रोस्टेट कैंसर 50 इयर्स प्लस एज में पाया जाता है, और शुरू में हो सकता है उसके कोई लक्षण ना हो। तो इसीलिए ज़्यादातर काफ़ी सिचुएशंस में प्रोस्टेट कैंसर जो है वो एक रेगुलर हेल्थ चेकअप में, जैसे आपने कोई ब्लड टेस्ट कराया, आपने अपने ओवरऑल चेकअप कराया, तो उसमें आपको पता चलता है थ्रू वेरियस टेस्ट दैट प्रोस्टेट कैंसर डेवलप हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के कुछ शुरुआत में इस टाइप के भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे यूरिन पास करने में दिक्कत होना या रुक रुक के यूरिन आना। अच्छा। और उस सिचुएशन में स्पेशली ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो अगर किसी मेल को ये प्रॉब्लम है, किसी एक मर्द को ये प्रॉब्लम है, तो जाके अपने डॉक्टर से मिलें और इवैल्यूएशन कराएं। करेक्ट है। आपने जैसे कहा कि जो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की प्रॉब्लम है वो एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, खास करके जब आप एक उम्र क्रॉस कर जाए तब 50 साल की उम्र। तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि 50 साल की उम्र क्रॉस करने के बाद जितने भी मर्द हैं वो सभी प्रोस्टेट कैंसर होने के रिस्क पर हैं? आपने सही बोला, बिल्कुल मेघा, you're 100% राइट। इस सिचुएशन में जो है इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इस टाइप के कोई लक्षण हैं, और अगर मान लो लक्षण नहीं भी है और उम्र जो है वो 50 ईयर से ज़्यादा है, क्रॉस कर चुकी है, तो आपको इस चीज़ के लिए एक अपने डॉक्टर से इस बात की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए कि प्रोस्टेट की हम इवैल्यूएशन कराएं या नहीं कराएं। और अगर आपके परिवार में किसी भी मेल को, किसी भी मर्द को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री पहले रही है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस चीज़ के लिए इवैल्यूएशन ज़रूरी हो। करेक्ट है। क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री इसमें है। बिल्कुल। डॉक्टर, ऐसा है क्या कि प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद किसी भी मर्द की जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो पहले जैसी नहीं रहती? क्योंकि अक्सर हमारे पास जो ऑडियंस हैं वो कमेंट में यही पूछती हैं या बताती हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं कि उन्हें भी प्रोस्टेट कैंसर हुआ, बट उनकी जो लाइफ है पहले जैसी नॉर्मल नहीं रही। जो एक्टिविटीज़ वो पहले कर सकते थे अब वो नहीं कर पा रहे हैं। है इस बात में सच्चाई? ये आपने सही कहा मेघा, पर उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोसिस किस स्टेज पे हुआ है। हाँ। आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, अवेयरनेस जो लोगों में ये फैलाने की आवश्यकता है कि प्रोस्टेट कैंसर एक 100% क्योरेबल कैंसर है अगर सही टाइम पे डिटेक्ट हो जाए तो। ओके। और इसके काफ़ी अच्छे एडवांसेस रिसेंटली आए हैं। इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करना और उसको देखना, दो मेन चीज़ों के बारे में इसमें दो मेन चीज़ें जाननी आवश्यक हैं। सबसे पहले ये है कि प्रोस्टेट कैंसर की जो डिटेक्शन होती है उसमें एक जो ब्लड टेस्ट होता है उसका नाम होता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। वो ज़्यादातर जो है वो हेल्थ चेकअप्स वगैरह का पार्ट होता है। ठीक है। और अगर कोई भी किसी भी 50 ईयर से ज़्यादा मेल पेशेंट या मेल पर्सन को, मर्द को कोई भी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम होती है, तो ऑलमोस्ट रूटीनली ये टेस्ट सारे यूरोलॉजिस्ट या सर्जन या फिजिशियन रेकमेंड करते हैं। उसके अलावा अगर 50 इयर्स से ज़्यादा एज है तो एनुअल हेल्थ चेकअप, इवन अगर कोई सिम्टम नहीं भी हो तब भी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जो कि आप इसको करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें रिस्क आपका प्रोस्टेट कैंसर डेवलप करने का क्या है। ठीक है। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि एक्चुअली प्रोस्टेट कैंसर है भी या नहीं है। अब अगर प्रोस्टेट कैंसर है तो ये जानना आवश्यक है कि हर एक प्रोस्टेट कैंसर का इलाज आवश्यक नहीं है। अच्छा। प्रोस्टेट कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्रोस्टेट कैंसर होते हैं
जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जिनको रेगुलरली फॉलो अप कर सकते हो, जिनके आप रेगुलर टेस्ट करके या बायोप्सी करके या एमआरआई वगैरह करा के आप देख सकते हो कि कहीं वो ज़्यादा अग्रेसिव या ज़्यादा खतरनाक स्वरूप तो नहीं ले रहा। और अगर वो एक माइल्ड फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, बहुत अर्ली फॉर्म ऑफ प्रोस्टेट कैंसर है, तो कभी कभी सालों तक उनको उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है और उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं आप लोग? उसको ऐसे नहीं छोड़ते, उसको हम देखते हैं कि बढ़ तो नहीं रहा, फैल तो नहीं रहा। सो उस स्ट्रेटेजी को कहते हैं एक्टिव सर्वेलेंस। अच्छा। एक्टिव सर्वेलेंस जिस तरह से नेम उसको सजेस्ट कर रहा है वो ये है कि आप उसको केयरफुली ऑब्जर्व करो, फ्रीक्वेंटली आप पीएसए टेस्ट कराओ, आप इसको एमआरआई करो, प्रोस्टेट बायोप्सी करो और देखो कि उसका वो ज़्यादा आक्रामक तो नहीं हो रहा। और नहीं हो रहा तो हो सकता है इसकी कोई ट्रीटमेंट की जरूरत ना पड़े। अब कुछ प्रोस्टेट कैंसर इस टाइप के होते हैं जो कि हमने अर्ली स्टेज पे तो हमने डिटेक्ट कर लिए, पर उसके चांसेस हैं कि वो बॉडी में फैल सकते हैं। अच्छा। और वो लाइफ को भी शॉर्टन कर सकते हैं, वो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अब उस टाइप के प्रोस्टेट कैंसर के लिए अर्ली स्टेज पे अगर हम ट्रीटमेंट करें तो वो ट्रीटमेंट के सक्सेस के चांसेस बहुत अच्छे हैं, बढ़ जाते हैं। प्लस जो है वो उस सिचुएशन में विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट नॉर्मल लाइफ कैन कम्प्लीटली कम बैक इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो यूरिन कंट्रोल हो या सेक्सुअल फंक्शन हो या एक्सरसाइज करने की एबिलिटी हो या अपनी नॉर्मल दिनचर्या में काम करने की एबिलिटी हो, तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। ठीक है। पर हाँ, यही अगर हम लेट डिटेक्ट करें प्रोस्टेट कैंसर को तो फिर ऑब्वियसली ट्रीटमेंट एंड इट्स कॉम्प्लिकेशंस वो ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। आपने डॉक्टर जैसे हमें ये सारी चीज़ें बताई कि प्रोस्टेट कैंसर जो है कई बार ऐसे होते हैं जिन्हें आप लोग बस ऑब्जर्व करते हैं और कुछ को ही ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 2-3 मेरे सवाल होंगे। जैसे ट्रीटमेंट के दौरान में बहुत सारी चीज़ें पेशेंट्स के साथ होती हैं, तो उसमें आपने कहा कि हम देखते हैं कि उनके जो यूरिन पास करने की एबिलिटी है या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो तो नहीं हो रही हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी या सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट तो नहीं हो रही है या फिर एक्सरसाइज करने की एबिलिटी। जो सेक्सुअल एक्टिविटी वाली चीजें हैं ना उसके अराउंड में काफी सारे मिथ्स हैं, तो आप प्लीज इन मिथ्स को बताइएगा कि सच में ये मिथ्स ही हैं या सच्चाई भी है इसमें। बोला जाता है कि जो मर्द बहुत ही ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं अपने 20s 30s या 40s में, उनमें 50s में जाकर के प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इस बात में सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। नहीं है? हाँ, क्योंकि इसमें तो एक स्टडी ये भी आई है कि जो ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर कम होता है। अच्छा। पर वो प्रूवन नहीं है। वो ज्यादातर एक्सपर्ट्स उस बात को आज मानते नहीं है, पर इस बात में एक्चुअली कोई भी सच्चाई नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से प्रोस्टेट कैंसर बढ़ता है। मास्टरबेशन को लेकर के भी यही है कि जो लड़के ज्यादा मास्टरबेट करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो आजकल के विशेषज्ञों का, डॉक्टरों का मानना ये है कि मास्टरबेशन इज अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, और उससे प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की या कोई भी और किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। एक्सेसिव मास्टरबेशन से भी? सो आई थिंक ये वाली जो एस्पेक्ट्स होते हैं उसके जड़ तक जाना ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका कॉज क्या है। ठीक है। But as such, this masturbation is considered healthy. But if there is some underlying psychological or psychiatric problem, then that has to be addressed separately. प्रोस्टेट कैंसर का इससे कोई लिंक नहीं है? प्रोस्टेट कैंसर का कोई संबंध नहीं है। कॉन्डम के इस्तेमाल को भी यही कहा जाता है कि ज्यादा कॉन्डम के इस्तेमाल से या फिर फ्लेवर्ड कॉन्डम के इस्तेमाल से भी प्रोस्टेट कैंसर का जो रिस्क है वो मर्दों में बढ़ता है। So ये भी एक मिथ है, क्योंकि proper precaution with the use of condom during sexual activity is a recommended thing. ये आवश्यक है, और उससे प्रोस्टेट कैंसर होने के कोई चांसेस या कोई इंक्रीज इन प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं बिना कॉन्डम के इस्तेमाल के, तो उनमें ज्यादा चांसेस है प्रोस्टेट कैंसर होने के? अनप्रोटेक्टेड सेक्स से और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड ऑल दोज थिंग्स। ये सारी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज तक टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज प्रोस्टेट कैंसर से इसका कोई संबंध नहीं है। सो मोटे मोटे तौर पे अगर कहा जाए तो सेक्सुअल एक्टिविटी और प्रोस्टेट कैंसर को लिंक करने के लिए कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस आज की डेट में नहीं है। पर जो भी हेल्दी हैबिट्स, जो भी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हेल्दी हैबिट्स फॉलो करनी चाहिए, वो और कई टाइप की बीमारियों से आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन इसमें एक ये भी है कि जिनके मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, क्या उनमें फिर ज्यादा चांसेस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के लड़कों में?
इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं है। नहीं है। एंड आई थिंक इसमें सेक्सुअल हेल्थ और प्रिकॉशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर Hygiene and hygiene and all those things, they take precedence. But number of sexual partners, condom usage, masturbation, इनका कोई भी प्रोस्टेट कैंसर होने से कोई ऐसा लिंक आज तक प्रूवन नहीं है। ओके। इसमें एक और चीज़ है डॉक्टर कि जैसे आपने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर होने के बाद या उसके पहले जो सिम्टम्स आते हैं वो मोस्टली यूरिन रिलेटेड ही रहते हैं। तो जैसे यूरिन रिलेटेड सिम्टम्स कई बार दूसरे कारणों की वजह से भी हो सकते हैं, तो हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि हाँ ये वाले जो यूरिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं मर्दों में ये प्रोस्टेट कैंसर के साइंस है और ये वाले यूरिन प्रॉब्लम्स हो रहे तो ये नॉर्मल किसी यूरिनरी प्रॉब्लम कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। दिस इज वेरी टफ। यस, इवन फॉर यू आल्सो। इवन फॉर मी। ओके। इवन फॉर मी, फॉर एनीबॉडी। ओके। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर कोई भी आपके पास एज अ डॉक्टर कोई पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको कोई भी यूरिन से संबंधित प्रॉब्लम है तो उनकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी बहुत आवश्यक है। हो सकता है उस इवैल्यूएशन के बाद पता चले कि प्रोस्टेट कैंसर है, ज़्यादातर पता चलेगा कि प्रोस्टेट कैंसर नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एज के साथ जो प्रोस्टेट का साइज है वो बढ़ता रहता है और उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं। और उन सिम्टम्स की इवैल्यूएशन में जब हम टेस्ट करते हैं तो उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हम PSA का टेस्ट कराते हैं, ज़रूरत होती है तो हम MRI, प्रोस्टेट का MRI भी कराते हैं देखने के लिए कि उसमें कोई प्रोस्टेट में कैंसर होने का शक है या नहीं है। और फिर अगर ये इन्वेस्टिगेशंस हमें इस बात की सजेशन देती हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द पर्सन, डिपेंडिंग ऑन ओवरऑल हेल्थ, हम प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं और उसमें हमें पता चलता है फाइनली कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है। Okay. अगर जैसे कि मैं स्पेशली 2-3 विशेष सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें प्रोस्टेट का कैंसर के लिए इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई बहुत ही एल्डरली जेंटलमैन है जिनको यूरिन की प्रॉब्लम है, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन नॉर्मल है, PSA बॉर्डरलाइन है। PSA बॉर्डरलाइन कैसे? बॉर्डरलाइन मतलब समझिए आपका 4 से 10 के बीच में। नॉर्मल रेंज क्या होगी फिर? नॉर्मल रेंज इज यूजुअली कंसिडर्ड लेस देन 4। लेस देन 4 इज नॉर्मल, 4 से 10 इज बॉर्डरलाइन। इज बॉर्डरलाइन एंड 10 से ऊपर वन वुड कंसिडर एज हाई। सो जब हम प्रोस्टेट कैंसर के पोटेंशियल किसी भी सिचुएशन को देखते हैं तो हम देखने की कोशिश करते हैं कि उनकी ओवरऑल मेडिकल स्थिति क्या है। ठीक है। आई थिंक प्रोस्टेट कैंसर की इवैल्यूएशन के बारे में एक चीज जाननी आवश्यक है कि अंडर इवैल्यूएशन भी गलत है और ओवर इवैल्यूएशन भी गलत है। देयर इज अ टेंडेंसी कि हम एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे ना चले जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ तो हम इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे हैं और दूसरी तरफ हम उन पेशेंट्स का भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं जिनको आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एल्डरली जेंटलमैन है, उनको बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से 5 से 10 साल ऑलरेडी कम है। 5 से 10 साल से ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं है। अगर नहीं है बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, और उनको माइल्ड यूरिनरी प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक है, PSA थोड़ा सा बढ़ा भी हुआ है, अब उनमें अगर हम प्रोस्टेट कैंसर की इवैल्यूएशन करेंगे तो probably we are doing injustice to the patient and we have to have a very strong reason कि हम क्यों इवैल्यूएशन कर रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर। या तो हम इस बात का सस्पिशन कर रहे हैं कि ये ऑलरेडी फैला हुआ है तो हम उसको अच्छी तरह से ट्रीट करके उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर कर सकते हैं, या उनको यूरिनरी सिम्टम्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि अगर उसकी हमने डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं की तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। सम गुड रीजन शुड बी देयर टू इवैल्यूएट देम। अदरवाइज जनरली कहा जाता है कि जिन लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 साल से कम है और सिम्टम्स ज़्यादा नहीं है और ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा इंडिकेशन है कि प्रोस्टेट कैंसर शरीर में एडवांस्ड है या ज़्यादा फैला हुआ है, उनमें हम डिटेक्ट ही नहीं करना चाहते प्रोस्टेट कैंसर। क्यों, कोई प्रॉब्लम होती है? क्योंकि इट लीड्स टू अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस एंड पोटेंशियली ओवर ट्रीटमेंट। वो एक और प्रेशर हो जाता है विदाउट बेनिफिटिंग। ना प्रोस्टेट कैंसर अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे प्रोस्टेट कैंसर होते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं और फैलते हैं, वो दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी, दूसरी बॉडी ऑर्गन्स में भी जा सकते हैं। अब कहाँ जाते हैं मोस्टली? यूजुअली बोन्स और लिम्फ नोड्स में जाते हैं, बट एडवांस स्टेजेस में प्रैक्टिकली किसी भी ऑर्गन में जा सकते हैं। ठीक है। बट कुछ ऐसे ज्यादातर प्रोस्टेट कैंसर ऐसे होते हैं जो सालों साल तक प्रोस्टेट में बैठे रहते हैं, स्प्रेड नहीं करते। अब अगर हम सारे प्रोस्टेट कैंसर्स को एक तरह से ट्रीट करें तो वो भी गलत है। गलत है। तो हमें इस बात को
तो ध्यान में रखना ही है कि हमें प्रोस्टेट कैंसर की इवैल्यूएशन करनी है, उसको सही समय पर डायग्नोज करना है। पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि उन्हीं जेंटलमैन, उन्हीं व्यक्तियों में करना है जिनमें उसके ट्रीटमेंट से फायदा हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम हर एक प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते, अच्छा, करना भी नहीं चाहते। नहीं करना चाहते। हम वो प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट करना चाहते हैं जो उस जेंटलमैन की लाइफ में उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। अगर आप देखें 80 इयर्स 90 इयर्स की एज में अगर हम हर एक व्यक्ति की प्रोस्टेट की बायोप्सी करें तो उनमें से 50% से ज्यादा लोगों में प्रोस्टेट कैंसर मिलेगा। अच्छा, एब्सोल्युटली। एज वी लिव लॉन्गर, अगर हम 100-120 साल तक, अगर जब टाइम आ जाएगा जब हम सब लोग 100-120 साल तक जिएंगे, हम में से हर एक मेल पर्सन को प्रोबेबली प्रोस्टेट कैंसर होगा। ओके, बिकॉज दैट इतनी इज प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। सो पर उनमें से अधिकांश लोगों को प्रोस्टेट कैंसर वो उस टाइप का होगा जिसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। मतलब सिम्टम्स उनको परेशान नहीं करेंगे, सिम्टम्स परेशान नहीं करेंगे, उनकी लाइफ टाइम में वो फैलेगा नहीं। ऑन दी अदर हैंड आप मैं ये भी देख रहा हूँ कि आजकल प्रोस्टेट कैंसर यंग एज में डायग्नोज हो रहा है। कितने एज में? आई हैव ऑपरेटेड 40s में पेशेंट्स को, अर्ली 50s में। यूजुअली पहले कहा जाता था कि 60s 70s की बीमारी है, बट आजकल इवन इन लेट 40s 50s, स्पेशली वो लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनको जेनेटिक इश्यूज रिलेटेड हो सकते हैं जिससे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, उनमें अग्रेसिव प्रोस्टेट कैंसर भी आता है। सो अगर कोई ऐसे जेंटलमैन, कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी है, मेडिकल प्रॉब्लम्स अच्छी तरह से कंट्रोल है, तो उनमें वी हैव टू अग्रेसिवली फाइंड प्रोस्टेट कैंसर एंड टू ट्रीट इट सो दैट दे कैन लिव देयर नॉर्मल लाइफ। तो आपने जैसे कहा कि कुछ प्रोस्टेट कैंसर ऐसे होते हैं जिनका आप लोग ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते, Correct. उसको आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन में छोड़ देते हैं और कुछ का ट्रीटमेंट। तो कैसे पता करें कि इस पेशेंट का जो प्रोस्टेट कैंसर है वो इतना नहीं ज्यादा फैला हुआ है कि इनमें ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, और इसमें इतना ज्यादा परेशान करे कि इनमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है आपका मेघा। आई थिंक इसमें 2-3 चीजें हमने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पेशेंट हैं उनका ओवरऑल मेडिकल सिचुएशन क्या है, ठीक है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उनकी बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो कि उनकी लाइफ टाइम में उनको अफेक्ट कर सकती हैं वो क्या है। इसको थोड़ा आप एग्जांपल के जरिए समझा सकते हैं? एब्सोल्युटली। सो एक जैसे रिसेंटली मैंने कुछ पेशेंट्स को ऑपरेट किया जो अर्ली 50s में है, एब्सोल्युटली फिट है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20-25-30 साल से भी ज्यादा है। तो उनमें प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करना, उनको प्रॉपरली ट्रीट करना, जो भी मेथड्स है, चाहे वो सर्जरी हो चाहे रेडिएशन हो, उससे प्रॉपरली उसको क्योर करने की कोशिश करना बहुत आवश्यक है, स्पेशली उस सिचुएशन में जबकि प्रोस्टेट कैंसर उस टाइप का है जो कि बढ़ सकता है या फैल सकता है। ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई 80 इयर्स या बियॉन्ड या बहुत ज़्यादा मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है अदर मेडिकल इश्यूज की वजह से, उनमें अगर प्रोस्टेट कैंसर अगर थोड़ा सा अग्रेसिव भी है तब भी पॉसिबली उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उनको ट्रीट किया और उनको देखा जा सकता है कि हो सकता है सालों साल तक उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उस स्ट्रेटजी को कहते हैं वॉचफुल वेटिंग। देयर इज अ मेडिकल टर्म फॉर इट, इट्स कॉल्ड वॉच। आप लोग फॉलोअप में रखते हैं? रेगुलरली उनको बुलाते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो ट्रीट करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है। सो एक तो एस्पेक्ट हो गया कि जो पेशेंट्स हैं उनके बेसलाइन बैकग्राउंड मेडिकल कंडीशन कैसी है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी। दूसरी जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है प्रोस्टेट कैंसर का ग्रेड मतलब कि जो आप प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हो और प्रोस्टेट की बायोप्सी करके जो हमारे पैथोलॉजिस्ट हैं उनको बायोप्सी को देखते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इस बीमारी के फैलने की टेंडेंसी क्या है। आप उसको एक पर्सन के कैरेक्टर के साथ कंपेयर कर सकते हो। सो बेसिकली प्रोस्टेट के कैंसर का कैरेक्टर क्या है। तो कितने ग्रेड होते हैं? 4 टोटल? सो टोटल 5 ग्रेड होते हैं। 5 होते हैं। पहले जो कॉमनली यूज्ड टर्मिनोलॉजी थी वो थी ग्लीसन स्कोर। आज भी अगर नेट पे सर्च किया जाएगा तो ग्लीसन स्कोर के बारे में पता चलेगा। पर मॉडर्न मेथड ऑफ ग्रेडिंग जो कि आजकल जिसमें ग्लीसन स्कोर इनकॉर्पोरेट हो गया है वो है ग्रेड ग्रुप। सो आप समझ लीजिए ग्रेड ग्रुप 1 से ग्रेड ग्रुप 5 होता है। ग्रेड ग्रुप 1 जो होता है वो होता है जो कि जिसके बढ़ने की फैलने की टेंडेंसी बहुत कम होती है। कितनी परसेंटेज में अगर समझे तो? ऑलमोस्ट
ये वो आप समझिए कि सालों साल तक वो प्रोस्टेट में बैठा रह सकता है विदाउट स्प्रेडिंग आउटसाइड द प्रोस्टेट। सिम्टम्स भी नहीं देगा? हो सकता है दे, हो सकता है नहीं दे। अच्छा, तो डिपेंड ये इंडिविजुअल। एब्सोल्युटली डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। सो ग्रेड ग्रुप 1 जो कैंसर होता है उसको ज्यादातर आजकल एक्टिव सर्वेलेंस, मतलब कि बिना किसी ऑपरेशन या बिना किसी रेडिएशन थेरेपी से ट्रीट किया जाता है। पर उसमें और चीजें भी हमने देखनी होती हैं, पीएसए देखना होता है, स्टेज देखना होता है, वो सारा कुछ देखना होता है। पर जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता जाता है 2, 3, 4, 5, उसके बढ़ने के फैलने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। सबसे डेंजरस 5 होता है? सबसे डेंजरस 5 होता है। Okay. और जैसे जैसे ग्रेड बढ़ता है हमारा जो ट्रीटमेंट का थ्रेशोल्ड होता है, जो हमारा सोचने का ढंग होता है कि हम इनकी ट्रीटमेंट करें या नहीं करें, तो वो थ्रेशोल्ड जो है वो नीचे होता जाता है। अच्छा। सो अगर आपका ग्रेड बढ़ रहा है प्रोस्टेट कैंसर का, तो इसका मतलब बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा हैं, लाइफ को इम्पैक्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, उसकी वजह से लाइफ शॉर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उसके लिए हमें अर्ली स्टेज पे अग्रेसिव ट्रीटमेंट करनी चाहिए। ठीक है। सो एक मैंने आपको बताया बैकग्राउंड मेडिकल इंफॉर्मेशन, और एक ग्रेड, और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्टेज। ग्रेड का मतलब है कैंसर का कैरेक्टर, और स्टेज का मतलब है कि कैंसर कहाँ तक गया हुआ है। ठीक है। और ये एक्चुअली सिर्फ प्रोस्टेट कैंसर के लिए नहीं, ये सारे टाइप के कैंसर्स के लिए वैलिड है। सो अगर प्रोस्टेट जो है वो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो प्रोस्टेट के अंदर ही है, प्रोस्टेट के बाहर नहीं गया हुआ, तो उसको क्योर करने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। चाहे आप रोबोटिक सर्जरी करें, चाहे आप रेडिएशन थेरेपी करें, इस बात के चांसेस बहुत अच्छे हैं कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। ठीक है। जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब प्रोस्टेट के बाहर बीमारी जा रही है या शरीर के दूसरे भागों में स्प्रेड हो रही है, तो उसमें फिर जो है वो क्योर होने के चांसेस कम होते जाते हैं, और ये बीमारी जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक ज़्यादा ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होने की या ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कॉज करने के चांसेस जो है वो बढ़ते जाते हैं। सो जो 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है ये डिसाइड करने से पहले कि हमें प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करना है या नहीं करना है, वो है प्रोस्टेट कैंसर का कैरेक्टर मतलब ग्रेड, प्रोस्टेट कैंसर का स्प्रेड मतलब स्टेज, और पेशेंट की बैकग्राउंड मेडिकल कंडीशन, ओवरऑल हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इन तीनों में मेरे कुछ और सवाल है आपसे। जैसे कुछ लोगों को जो आपने कहा कि ग्रेड वाली जो चीज़ है, तो ग्रेड 1 जो है यूजुअली आप कहते हैं ऑब्जर्वेशन में छोड़ दिया, और ग्रेड 5 जो है वो सबसे डेंजरस। तो ग्रेड के हिसाब से अगर सिम्टम्स भी वेरी करते हैं क्या? ऐसा हो सकता है कि ग्रेड 1 में कम सिम्टम्स आए या ज़्यादा सिम्टम्स आए, और ग्रेड 5 में भी ऐसा हो सकता है कि कम या ज़्यादा सिम्टम्स हो? मेघा, सिम्टम्स और ग्रेड काफी टाइम कोरिलेट नहीं करते। इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर इनिशियल स्टेजेस में तो कोई भी सिम्टम्स नहीं देता। अच्छा। मैंने ऐसे कई पेशेंट्स का इलाज ऑपरेशन किया है जिसमें पीएसए के रेज होने की वजह से या रेगुलर हेल्थ चेकअप में पीएसए का टेस्ट कराया, वो हाई आया, तब पता चला। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई, एमआरआई हुई, प्रोस्टेट बायोप्सी हुआ, और फिर उसके बाद जो है हमें पता चला कि हमें प्रोस्टेट कैंसर है। काफी पेशेंट्स को तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि उनके अंदर कुछ ग्रो कर रहा है, कोई प्रोस्टेट कैंसर ग्रो कर रहा है। फिर जो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर की स्टेजेस होती हैं, चाहे वो कोई भी ग्रेड हो, चाहे ग्रेड 1 हो या ग्रेड 5 हो, अर्ली प्रोस्टेट कैंसर की जो स्टेजेस होती हैं उसमें यूजुअली समटाइम्स माइल्ड सिम्टम्स आते हैं। माइल्ड सिम्टम्स जो है वो आपके नॉर्मल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से डिस्टिंग्विश करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है। सो जैसे कि यूरिन रुक रुक के आना, रात को बार बार उठना यूरिन करने के लिए, या यूरिन करने के बाद ऐसी फीलिंग होना कि पूरा ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, या फिर ऐसी फीलिंग होना कि मैं एकदम यूरिन करने के लिए मैं बाथरूम जाऊं और कंट्रोल ना हो पाना। ये सारे सिम्टम्स जो है वो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट एंड प्रोस्टेट कैंसर दोनों के सिम्टम्स हो सकते हैं। इसमें लेकिन डॉक्टर कई बार होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें डायबिटीज भी होती है, करेक्ट, या कुछ यूटीआई भी हो गया रहता है, या कोई और यूरिन के जो इन्फेक्शंस है वो हुए रहते हैं, उनमें भी इसी तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वो लोग और ज्यादा परेशान रहते हैं कि हम डायबिटिक भी हैं और हमें इस तरह के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अब हम कैसे डिफरेंशिएट करें कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है? एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सो अभी जो सिचुएशन है कि अगर यूरिन में कोई भी सिम्टम्स है तो हमें डायरेक्टली ये नहीं सोचना चाहिए कि प्रोस्टेट कैंसर है।
ठीक है, हमें ये सोचना चाहिए कि इस यूरिन सिम्टम के बिहाइंड क्या पॉसिबल कॉजेज हैं हो सकता है। और उनको हम कैसे ठीक करें, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डॉक्टर हम चाहते हैं कि जो इमीडिएट सिम्टम्स जो पेशेंट के हैं वो पहले ठीक करें, उनको मैनेज करें, बिल्कुल, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो बेटर हो, हैम्पर ना हो। हैम्पर ना हो। तो इसमें जो जब भी कोई हमारे पास इस सिम्टम्स के पेशेंट्स आते हैं तो हम ये प्रॉपर इवैल्यूएशन करते हैं, इंक्लूडिंग डूइंग यूरिन टेस्ट, ओके, रूलिंग आउट यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज़ की इवैल्यूएशन, ये देखने के लिए कि कहीं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की डायबिटीज वजह तो से नहीं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, या फिर कोई और स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम। समटाइम्स किडनी स्टोन के किडनी वजह। स्टोन्स, ब्लैडर में स्टोन कैन आल्सो लीड टू द सेम थिंग्स। करेक्ट है। तो उसके लिए बेसिक इन्वेस्टिगेशन लाइक यूरिन टेस्ट, यूरिन कल्चर, अल्ट्रासाउंड इवैल्यूएशन, पीएसए टेस्टिंग, किडनी फंक्शन टेस्ट, ये सब कराते हैं। ब्लड शुगर टेस्ट, ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी हद तक तो देर आर सो मेनी एक्सपर्ट फिजिशियंस, फैमिली डॉक्टर्स, दी जो कि काफ़ी टाइम जो सबसे पहले उनका संपर्क जो पेशेंट्स का होता है वो फैमिली डॉक्टर्स के साथ होता है, जो फिजिशियंस के साथ होता है। तो काफ़ी हद तक ये टेस्ट जो है वो फैमिली डॉक्टर्स करा लेते हैं, ताकि और अगर मान लो उसमें कोई ऐसी सस्पिशियस चीज़ आती है कि यूरोलॉजिस्ट के रेफरल की आवश्यकता है या किसी सर्जन के रेफरल की आवश्यकता है, तो फिर इनवेरिएबली उन पेशेंट्स को यूरोलॉजिस्ट को रेफर किया जाता है ताकि प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सके। तो डॉक्टर, अभी तक हमने जितने एस्पेक्ट्स पर बात की उसमें एक चीज हमें ये जरूर बताइएगा कि अगर किसी को समझना हो कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हुआ क्यों, कारण क्या है, क्योंकि हमने जैसे शुरुआत में डिस्कस किया कि अगर 50 साल की उम्र आपने क्रॉस कर ली तो आप रिस्क पर हैं ही, लेकिन क्यों है रिस्क पर, कि क्या सब में ही कैंसर होगा, कारण क्या है प्रोस्टेट कैंसर होने का? सो प्रोस्टेट कैंसर का कारण तो टू बी ऑनेस्ट आज तक किसी को पता नहीं चला है। अच्छा, दैट इज पर अननोन। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज सामने आ रही हैं, एज इन? एज इन की जिनकी फैमिली हिस्ट्री प्रोस्टेट कैंसर की है उनमें कुछ म्यूटेशंस जो क्रोमोसोम्स और जीन्स और डीएनए में इस टाइप की म्यूटेशंस कुछ हो सकती हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर होने की चांसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। मतलब For अगर फैमिली में बाप दादा को हुआ है तो वो हमें भी पास ऑन होगा ही होगा? हो सकता है, ओके, नॉट नेसेसरीली। नेसेसरी। और उसमें से एक दो जीन्स जो आजकल कॉमनली न्यूज में है उनको कहते हैं ब्रैका जीन्स, BRCA1, BRCA2, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर के साथ भी रिलेटेड होते हैं। अच्छा, सो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जैसे किसी के ब्रदर को, किसी के फादर को, ग्रैंडफादर को अगर प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, या किसी की फैमिली में एक्चुअली ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर की भी हिस्ट्री है, तो उस सिचुएशन में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जो है आपकी जो PSA टेस्टिंग है और इवैल्यूएशन है वो जल्दी शुरू करें। किस एज से? सो करीब करीब कहा जाता है कि 45 इयर्स की एज पे पहला PSA का टेस्ट हो जाना चाहिए। कैसे होता है पीएसए का टेस्ट? इट इज़ जस्ट अ सिंपल ब्लड टेस्ट। ठीक है, वो हर एक हेल्थ चेकअप का ऑलमोस्ट पार्ट होता है और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ वेरी इजी टेस्ट, कैन बी टेकन विद ब्लड सैंपल। उसके लिए कोई फास्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है, वो किसी भी लैब में हो सकता है। कॉस्टिंग कितनी होगी फिर? नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इट इज़ वन ऑफ द चीपर टेस्ट्स मतलब अवेलेबल। लेस देन 1000? आई मोस्ट लाइकली ओके, यस। ठीक है। इट इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम उस चीज़ के बारे में अगर हम जानते हैं फैमिली हिस्ट्री के बारे में, तो अगर किसी को प्रोस्टेट कैंसर रहा है और अगर वो आपके साथ हैं तो उनका जेनेटिक एनालिसिस भी होना चाहिए। जेनेटिक एनालिसिस। क्योंकि आजकल क्रोमोसोम और जेनेटिक सीक्वेंसिंग के जेनेटिक एनालिसिस के हिसाब से, जो कि एक सिंपल ब्लड टेस्ट से अगेन हो जाता है, ये चीज़ हमें पता चल जाती है कि कोई ऐसे जीन्स तो नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि क्रोमोसोम्स में कोई एबनॉर्मेलिटी हो जिससे प्रोस्टेट कैंसर की टेंडेंसी हो। वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, आपके आने वाली जनरेशन्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये पता करना। और इसलिए आजकल स्पेशली जिन पेशेंट्स को यंग एज में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है या एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर डिटेक्ट होता है, उनमें जेनेटिक एनालिसिस जो है वो आजकल एक स्टैंडर्ड चीज़ मानी जाती है कि करवाना ही चाहिए, बिल्कुल। Absolutely. तो हमने अभी प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट पर बात नहीं की है, वो आई थिंक डिस्कस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें समझ में आ गया कि चलो आप एक रिस्क पर हो, आपका PSA टेस्ट भी आ गया, टेस्ट में पता चल गया कि बायोप्सी वगैरह की गई, तो सबसे पहले हमें यही बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर का इवैल्यूएशन आप लोग कैसे करते हैं, कि अगर किसी इंसान में आपको सिम्टम समझ में आ रहे हैं तो उसके बाद उस इंसान में क्या क्या टेस्ट करके पता करते हैं आप लोग कि हाँ इसे प्रोस्टेट कैंसर है?